गांठ मजबूत की जा रही है, उस पर आपकी प्रतिक्रिया। कर्नाटक की बात पहले करें तो कर्नाटक में बीजेपी ने अब तक 224 में से 212 उम्मीदवार घोषित कर दिए और कर्नाटक जैसे राज्य में उसने एक भी मुस्लिम को प्रत्याशी नहीं बनाया। कल जो सूची आई थी उसमें भी एक मुस्लिम उम्मीदवार नहीं था। तो एक ऐसे राज्य में जहां पर्याप्त संख्या में मुस्लिम समुदाय के लोग हैं, किसी को उम्मीदवार नहीं बनाना, ये साबित करता है कि बीजेपी फिर कर्नाटक में भी उसी मुद्दे पर चुनाव लड़ेगी, हिंदुत्व के नाम पर, जो अब तक लड़ती आई। दूसरी बात यह कि हिजाब पहनने वाली छात्राओं को आतंकवादी बताने वाले नेता को भी बीजेपी ने उम्मीदवार बनाया है। मतलब यह कि बीजेपी चाहती कि हिजाब का मुद्दा उलझा रहे, चलता रहे, ताकि हिंदू वोटों का केंद्रीकरण हो सके। आज जो कांग्रेस के नेता ने कांग्रेस की तरफ से ट्वीट किया है, उसमें बताया कि किस तरह भाई भतीजावाद बीजेपी के उम्मीदवारों में है। आपने जिसका जिक्र किया, 35 लोग, कोई किसी का भाई है, कोई दादा है, कोई ससुर है, कोई साला है, साली है, कोई साले का साला है, कोई चाचा का ताऊ है। यानी सारे रिश्तों को उन्होंने एक परिवार की तरह बना दिया है। जो बीजेपी परिवार के मुद्दे पर बहुत ज्यादा बात करती थी, वहां परिवार मतलब केवल उम्मीदवार बीजेपी के नेताओं के परिवार को ही लेकर वो आई। और मोदी जी हर बार कहते रहे हैं कि परिवारवाद को बीजेपी में कोई जगह नहीं है, लेकिन ये बात हो रही कि मोदी जी का अपना परिवार नहीं है, तो लेकिन उनकी पार्टी में जो भी लोग हैं उनको उनके परिवार के लिए बहुत बहुत संभावना है। कर्नाटक में बीजेपी के लिए परेशानी यह है कि एक तो उम्मीदवार विद्रोह पर उतारू है। बीजेपी के जो दिग्गज नेता जिनका जिक्र कर चुके हैं मुझसे पहले के पैनलिस्ट अखिल स्वामी जी और सुनील जी भी, कि जो लोग बीजेपी का दामन छोड़ चुके हैं उससे बीजेपी को बहुत ज्यादा कुलाहट है। बीजेपी के नेता डरे हुए हैं कि क्या होगा, और चुनाव सर्वे के कारण तो बीजेपी डरी हुई है। दो डबल इंजन भी कुछ कर नहीं पाएगा। आप अतीत में देखें तो जब इंदिरा गांधी ने 1977 में चुनाव लड़ा था, तब देखिए मोदी जी जिस तरह पूरे देश में घूमते रहते हैं, उद्घाटन करते रहते हैं, इंदिरा गांधी ने 44,000 किलोमीटर की यात्राएं हवाई जहाज से, रेल से, बस से अपने कार में की थी। 245 संसदीय क्षेत्रों में वे गई थी, लेकिन तब इंदिरा गांधी की पार्टी की बुरी हालत हुई। अब अगर मोदी जी समझते हैं कि वे डबल इंजन की सरकार की बात करेंगे, तो हर राज्य, कर्नाटक कोई गुजरात नहीं है कि डबल इंजन की सरकार के नाम पर वे वहां पर जीत पाए। तो मुझे लगता है कि बीजेपी के लिए अंगूर काफी खट्टे हैं। अब बात विपक्ष की एकता की बात करें, जिस तरह विपक्ष के दल लगातार करीब आते जा रहे हैं, उससे बीजेपी की परेशानियां बढ़ने वाली हैं। शरद पवार दिग्गज नेता हैं, विपक्ष के तमाम दल उन्हें बहुत सम्मान के साथ देखते हैं, यहां तक कि नरेंद्र मोदी भी उन्हें बहुत सम्मान देते रहे हैं, क्योंकि उनका कद राजनीति में काफी बड़ा है। नीतीश कुमार जब आए कल, और उन्होंने सोनिया, पहले भी वे पिछले साल जब 6 महीने पहले सितंबर में आए थे, तो सोनिया जी से मिले थे, अरविंद केजरीवाल से मिले थे। इस बार वे गए तो वे खड़गे जी से मिले, तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार और राहुल गांधी से मिले, और ये अपेक्षा की कि विपक्ष अब एक साथ आएगा, जिसकी संभावनाएं बहुत बहुत खास है। इसकी आशा की किरण दो कारणों से मुझे नजर आती। एक तो ये कि राहुल गांधी को प्रधानमंत्री के रूप में कोई प्रोजेक्ट नहीं कर रहा, इससे अखिलेश यादव को बड़ी सांत्वना मिली, इससे ममता बनर्जी को बहुत सांत्वना मिली, इससे नीतीश कुमार को सांत्वना मिली कि अरे हमारी राह में राहुल गांधी नहीं है। राहुल गांधी ने कभी ये इरादा व्यक्त भी नहीं किया कि वो प्रधानमंत्री बनना चाहते, बनना होता तो पहले बन जाते। लेकिन जब ये विपक्ष के नेता मिल रहे हैं, और एक और खास बात यह कि इसमें उन्होंने कहा कि हम मुद्दे वे रखेंगे जो स्थानीय स्तर पर होंगे। जो मुद्दा बंगाल में है वो मुद्दा होगा, जो बिहार में मुद्दा होगा वो बिहार के में मुद्दा होगा, महाराष्ट्र में जो मुद्दा होगा महाराष्ट्र में होगा। यानी एक बात तय मानिए कि अडानी राष्ट्रीय मुद्दा नहीं होगा, क्योंकि पिछले चुनाव में कांग्रेस देख चुकी कि राफेल को उसने राष्ट्रीय बनाया, और कांग्रेस को विपक्ष के दलों ने बहुत सहयोग नहीं दिया। तो इससे उम्मीद जागती है कि
स्थानीय मुद्दों को बनाएंगे। लेकिन एक कांटा दिक्कत यह दिखती है राजीव जी कि सारे क्षेत्रीय दल ये अपेक्षा करते हैं कि कांग्रेस बड़ा भाई होने के नाते सबसे ज्यादा बलिदान करे, कांग्रेस अपने नेता अपने कम उम्मीदवार खड़ा करे और ज्यादा दूसरी पार्टियों के लोगों को मौका दे। तो ये कांग्रेस के लिए शायद अच्छी बात नहीं होगी और उसका नुकसान भी विपक्ष को हो सकता है। लेकिन बड़े भाई के बहुत सारे फर्ज होते हैं, उसके इलाके की जमीन दूसरा छोटा भाई ले लेता तो बड़ा भाई कुछ नहीं कहता, ऐसा होगा ही ना। तो विपक्ष काफी करीब आ रहा है और कर्नाटक में डबल इंजन की सरकार का फार्मूला चलेगा नहीं, क्योंकि बीजेपी को इसकी भनक मिल चुकी है और बीजेपी कोशिश कर रही है कि किसी भी तरह हिंदू मुस्लिम करके रिश्तेदारी निभा के किसी तरह कर्नाटक में सरकार बना ले, जो उसके लिए आसान नहीं है इस बार। और अब 1 महीने बाद पता चल ही जाएगा राजीव जी की क्या होता है। राजीव जी, कर्नाटक का चुनाव कई मायने में बहुत सारे अर्थों में महत्वपूर्ण होने वाला है। एक तो वो एक ऐसा राज्य है जिसमें बड़ी कोस्टलाइन है, आर्थिक रूप से ये राज्य गुजरात या महाराष्ट्र के समकक्ष कहा जा सकता है, हालांकि थोड़ा छोटा राज्य है महाराष्ट्र की तुलना में, लेकिन उस राज्य में आर्थिक संपन्नता है, वहां विविधता है, देश की विविधता है। और कर्नाटक से ही कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे आते हैं और उन्हें अच्छा खासा अनुभव राजनीति का है। अब कर्नाटक के चुनाव के ठीक पहले कांग्रेस पार्टी जिस तरह से अपनी बात कह रही है उससे बीजेपी की नींद उड़ी हुई है। बीजेपी को लगता है कि अगर कर्नाटक में वो सरकार नहीं बना पाई तो उसके लिए बहुत मुश्किल होगी। और देश के हालात आप देखिए, जब मुझे फिर वही इमरजेंसी की याद आती कि क्या क्या नहीं किया था सत्तारूढ़ पार्टी ने। विद्याचरण शुक्ल सूचना प्रसारण मंत्री थे, उन्होंने दूरदर्शन पर, चूंकि अटल बिहारी वाजपेयी और जगजीवन राम की सभा कामयाब न हो पाए जो विपक्ष में थे, तो उन्होंने बॉबी फिल्म दिखाना शुरू कर दिया दूरदर्शन पर। 5 बजे के बजाय 4 बजे शुरू कर दिया, सिनेमा के टाइम में बदलाव कर दिया। लेकिन सारी बसों को कहा गया कि बसें कहीं रोक दी गई, परेशान किया गया। लेकिन अटल बिहारी वाजपेयी की एक सभा थी जिसमें आधी दिल्ली मोड़ पड़ी थी, ऐसा कहते हैं, और जो कि अटल बिहारी वाजपेयी का अंदाज था, उन्होंने कैसे और आजादी की बात शायराना अंदाज में की थी, वो भी बड़ी दिलचस्प है। कि आप देखिए, उन्होंने आंखें बंद करके कहा, बड़ी मुद्दत के बाद मिले हैं दीवाने, लोग ताली बजाने लगे। फिर कहने लगे, कहने सुनने को बहुत है अफसाने, तालियां बज गई। फिर तत्काल उन्होंने ट्रैक बदला, कहा खुली हवा में जरा सांस तो ले लें, कब तक रहेगी आजादी कौन जाने। यानी उन्होंने इमरजेंसी पर, सेंसरशिप पर, अब यही बात आप कहिए, या वैसी कोई बात अगर कही जाए कि कब तक ये रहेगी आजादी, ये जाने। नीतीश कुमार जिस तरह से आगे आ रहे हैं, नीतीश कुमार अभी थोड़े संकट में है, क्योंकि पहले बीजेपी के बैसाखी के सहारे थे, अब बीजेपी की बैसाखी नहीं है, तो उनकी मजबूरी भी है, कांग्रेस उनकी मजबूरी भी है। वो कोई देवदूत नहीं है नीतीश कुमार, बहुत अच्छी बात है, राजनीति में है तो देवदूत होने की आशा भी नहीं है। लेकिन नीतीश कुमार के साथ एक अच्छी बात यह है कि वे राहुल गांधी की तरह कट्टर सिद्धांतों की बात नहीं करते। सिद्धांतवादी होना बहुत अच्छा है, राहुल गांधी जानते हैं, वो है, अच्छी बात है। लेकिन राजनीति में कई बार सिद्धांत, केवल सिद्धांत के भरोसे चलना नुकसानदेह होता है। तो हमने अतीत में देखा है, महात्मा गांधी ने बहुत नुकसान सहे, कांग्रेस पार्टी ने नुकसान सहे सिद्धांतों के कारण। अब अंततः जाके कांग्रेस जीती, गांधी जी विजयी हुए, गांधी जी को श्रेय मिला। लेकिन नीतीश कुमार इस मामले में बहुत ही चतुर है। और शरद पवार के बारे में भी यही बात कही जा सकती है कि वो राजनीति में बहुत घाघ हैं और वो जानते हैं कि कहां हवा बदल रही है। एक बात आप देखिए कि नरेंद्र मोदी जी जिस तरह सरकार चला रहे हैं, वो किसी इवेंट मैनेजमेंट कंपनी की तरह सरकार चला रहे हैं। जो भी काम किया है, नोटबंदी और जीएसटी को तो छोड़ दीजिए, उन्होंने जो भी काम किया है उसका क्या अंजाम मिला है आप देख लीजिए। क्या अंजाम मिला है पटेल जी की प्रतिमा 3000 करोड़ रुपए लगाने का, 20,000 करोड़ का सेंट्रल विस्टा बनाने का क्या रिटर्न है, कोई बताने को। और हर ट्रेन का, हर वंदे भारत का
हर वंदे भारत ट्रेन को हरी झंडी दिखाने का क्या औचित्य है, लोगों को समझ में नहीं आया। फिर 6,000 रुपए देकर या 7,000 रुपए देकर इंदौर से भोपाल से दिल्ली जाएगा, तो उससे अच्छा वो हवाई जहाज में क्यों नहीं चला जाएगा। तो वंदे भारत ट्रेन फ्लॉप हो रही है। तो जो एक ही चीज का जो राग अलापने की आदत है प्रधानमंत्री की, हमने ये किया, 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 तो लोग इससे ऊब गए हैं। और ये डबल इंजन की सरकार का फार्मूला भी उबाऊ हो गया है। कर्नाटक में जो माहौल बन रहा है वो बीजेपी के लिए खतरे की झंडी है, और बीजेपी इस बात को जानती है। और कुल मिला के बीजेपी में 2.5 नेता तो हैं या 2 नेता हैं, तो बीजेपी के साथ चिंता ये भी है कि उन 2 नेताओं के भरोसे कहां तक जाएगी और देश के लोगों को कैसे अपने साथ लेकर आ पाएगी। बीजेपी जिस तरह गुजरात, मतलब अभी अखिल स्वामी जी ने गुजरात के वर्चस्व की बात की थी, प्रोफेसर साहब को शायद ये बात वक्त की कमी से नहीं बता पाए कि केंद्रीय सचिवालय में जितने अधिकारी, जितने आईएएस अधिकारी हैं, उनमें गुजरात कैडर के ही एक खास बैच के अधिकारियों का वर्चस्व है। तो मुश्किल बात यह है या दिक्कत की बात है कि सरकार वही चला रहे हैं। तो वे जानते हैं, यहां तक कि प्रधानमंत्री के निवास में जो खानसामा है, जो उनका मेकअप मैन है प्रधानमंत्री का, वो मेकअप भी कराते हैं, करना होता है उनको। उनका जो टेलीप्रॉम्प्टर चलाने वाला, वो सारे के सारे गुजरात से लेकर आए। और उन्होंने उनके पहले जो प्रधानमंत्री, पूर्व प्रधानमंत्री के खानसामे थे, उन्होंने कहा था मैं किसी को हटाऊंगा नहीं, लेकिन उस खानसामे का तबादला उन्होंने कर दिया अंडमान निकोबार। इतना डर था उन्हें कि वो खानसामा उनकी बात कहीं इजाजत न कर। तो ये सारी बातें जो केंद्रीय सचिवालय से, दिल्ली से सुनते हैं, वे अचरज में डालने वाली है कि एक प्रधानमंत्री इतना डरा हुआ है। और भाई अधिक से अधिक क्या होगा, आपके हाथ से सत्ता ही जाएगी। लेकिन सत्ता जाने का डर उनको इसलिए ज्यादा है क्योंकि सत्ता उनकी नहीं है, वो किसी और के लिए सत्ता में बैठे हुए हैं। ये बात राहुल गांधी बार बार कह रहे हैं कि असली सत्ता का सुख कौन भोग रहा है, कौन सत्ता के प्यादों को संचालित कर रहा है, किन के हितों में कानून बनाए जा रहे हैं और किन को फायदा पहुंचाया जा रहा है। तो ये सारी बातें हैं जो बीजेपी को परेशान कर रही है, और बीजेपी की परेशानी जल्दी खत्म होने वाली 2024 में, क्योंकि बीजेपी सत्ता में रहेगी नहीं तो परेशानियां भी नहीं रहेगी। राजीव जी, सत्ता में नहीं तो परेशानी नहीं है। तो